देश भर में कई जगह चर्चा समूहों की बैठकें शुरू हो गई हैं और इधर चुनाव हो रहे हैं, पार्टियां मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, आंदोलन को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इसी बीच में इस बार जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही वो रही अन्ना जी के स्वास्थ्य की खबर। अरविंद, अन्ना जी के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की खबरें आई और कुछ विवाद भी पैदा हुए, कुछ तरह के कन्फ्यूजन्स भी पैदा हुए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या कैसे क्लियर करेंगे इसको? अन्ना जी पुणे के संचेती अस्पताल में एडमिट हुए थे। बिल्कुल। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में उनको खांसी जुकाम था। तो संचेती जी से अन्ना जी की पिछले 25 साल से दोस्ती है और उन्होंने, हमें उम्मीद है कि पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। लेकिन जो दवाइयाँ वहाँ पे मिली, ऐसा लगता है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हो गए हैं और जिसकी वजह से अभी अन्ना जी मेदांता हॉस्पिटल में छूट के और अब बेंगलोर गए हुए हैं। बेंगलोर में वो इलाज करा रहे हैं अपना नेचुरोपैथी का। तो अभी फ़िलहाल तो सब ठीक है, अन्ना जी की तबीयत ठीक है और वो विश्राम कर रहे हैं। वीकनेस है काफ़ी ज़्यादा। अन्ना जी ने अपने बयान में भी कहा है साफ साफ कि भाई मेरा शरीर शायद इस तरह दवाइयों को नहीं ले पाया। नहीं ले पाया। अरविंद, अब चुनाव जहाँ जहाँ हो रहा है, तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टोज आ रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह से वोटर को रिश्वत देकर लुभाने की कोशिश की जा रही है और मूल मुद्दे हैं वो कहीं खो जा रहे हैं, देश और समाज की ज़रूरतें हैं वो कहीं खो जा रही हैं। इस पर कोई टिप्पणी आप करेंगे? देखो, ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी का ना तो कोई विजन नज़र आता है और ना ही कोई आइडियोलॉजी नज़र आती है। जब हमने पार्टी सिस्टम अपने देश में अपनाया तो ये उम्मीद थी कि अलग अलग पार्टियां क्यों बनेंगी, अलग अलग पार्टियां व्यक्तित्व की वजह से बनेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक तरफ वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अगर दो पार्टियों में केवल यही फ़र्क है कि ये प्रधानमंत्री बने या वो प्रधानमंत्री बने, तो अगर कोई कहे भाई ये समाजवादी विचारधारा है, ये लेफ्ट की विचारधारा है, ये राइट की विचारधारा है, ये विचारधाराओं के आधार पे तो नाम तो रख दिया समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवाद से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। नाम रखा बहुजन समाजवादी, नाम रखा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सबकी एक ही आइडियोलॉजी है, वो है सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। और इस देश में हर आदमी टैक्स देता है, एक भिखारी भी टैक्स देता है, क्योंकि जब एक भिखारी बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स देता है, एक्साइज ड्यूटी देता है, तरह तरह के टैक्स देता है। तो ये सारा जो सरकारी पैसा है ये हमारा अपना पैसा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम जीत के आ गए तो तुम्हारे पैसे से तुम्हारे कोई रिश्वत देंगे, कह रहे हैं फ्री में लैपटॉप देंगे, तो ये कोई पेड़ों से थोड़ी लाएंगे पैसा, ये हमारा ही पैसा है। हमारे पैसे से खुद भी लूटेंगे और कह रहे हैं तुमको बांटेंगे। और एक और चीज, जो बांटने के लिए लाएंगे उसमें से भी लूटेगा, वो भी नहीं पहुंचता। वही मैं कहने वाला था कि जो ये कह रहे हैं कि हम फ्री में लैपटॉप देंगे, लैपटॉप आप तक नहीं पहुंचने वाले, लैपटॉप के ठेके में कमाएंगे ये। वो कह रहे हैं आपको फ्री में साइकिल देंगे, साइकिल आप तक नहीं पहुंचने वाली, आपके बच्चों को साइकिल नहीं, साइकिल के ठेके में कमाएंगे, उससे सारी की सारी साइकिलें कागजों पे आएंगी, बिल फर्जी बनेंगे, लैपटॉप के बिल फर्जी बनेंगे। तो ये पूरा का पूरा लूट तंत्र है। और जो मैनिफेस्टो आए हैं इससे ना तो देश के लिए कोई उम्मीद बनती है और ना समाज के लिए उम्मीद बनती है। एक पार्टी ने कहा है कि हम 5 साल में 20 लाख जॉब देंगे। ये कहां से 20 लाख जॉब आ जाएंगे? और जहां सत्ता में है वो लोग वहां क्यों नहीं ले आ रहे? और जितने किसानों की जमीनें छीन के ये जॉब छीनेंगे वो नहीं लिख रहे कि 40 लाख जॉब तो छीनेंगे और 20 लाख देंगे। तो ये जो चुनाव हो रहा है, चुनाव से कुछ बदलाव होगा, लोग फिर से वोट डालने जाएंगे, फिर से आज एक राजा था, कल कोई और दूसरी रानी आ जाएगी, परसों तीसरा दूसरा राजा आ जाएगा। बस राजा और रानी बदलते रहेंगे, पार्टियां बदलती रहेंगी, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन ये जो देश गर्त में जा रहा है वो देश गर्त में जाता जाएगा। और सवाल तो ये भी है ना कि हर एक पार्टी जो चुनाव लड़ रही है कहीं ना कहीं किसी राज्य में या केंद्र में सत्ता में है। अगर इतना ही अच्छा आप सोच रहे हैं, इतना ही अच्छा आपका विजन है, तो वहाँ कहीं करके दिखाते हैं। उन राज्यों में जहाँ आपकी सत्ता है या वहाँ कुछ करके दिखाते हैं, वहाँ करके दिखाया नहीं। अब चुनाव आ रहा है तो एक महीने सब पूरे विजनरी और सब बन रहे हैं। इन मुद्दों को लेके देश के मुद्दे क्या हैं, देश के इस वक्त के पिछले दिनों के बड़े सवाल क्या हैं, इसको लेके अन्ना जी ने चिट्ठियाँ लिखी हैं। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को चिट्ठियाँ लिखी हैं अन्ना जी ने। उन चिट्ठियों के बारे में आप बताइए। ये मनीष चिट्ठियाँ लिखी हैं। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने चिट्ठी लिखी। उन्होंने इसमें मोटे मोटे तरीके से यही कहा है कि भाई आपने 27 अगस्त को मुझे लेटर लिख के कहा था कि ये आप सिटीजन चार्टर और निचली नौकरशाही को लोकपाल बिल में लेके आएंगे। बिल्कुल। और पूरी संसद ने ये कहा था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा है कि क्या आपने संसद के साथ धोखा नहीं किया। दूसरा इसमें मुद्दा है कि
जो अन्ना जी को इन्होंने 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि हम एक सशक्त लोकपाल लेके आएंगे। अन्ना जी ने यकीन किया, लेकिन अब जो लोकपाल लेके आए हैं, अन्ना जी का कहना है कि ये लोकपाल ना तो जांच कर सकता, ना सीबीआई इसके दायरे में आती है, और ये भ्रष्टाचारियों को मुफ्त में वकील देने की बात करता है। इस तरह की बहुत सारी बेतुकी बातें इस कानून के अंदर हैं। तो अन्ना जी ने प्रश्न उठाया है। अन्ना जी इसमें लिखते हैं कि क्या यही सशक्त लोकपाल है? मनमोहन सिंह जी को कहते हैं कि दिल पे हाथ रख के सच सच बताइए, क्या आप वाकई इसे सशक्त लोकपाल मानते हैं? और फिर उन्होंने कहा है कि आपकी उम्र 80 वर्ष हो गई है, इस देश ने आपको सब कुछ दिया, अब ये देश आपसे कुछ मांग रहा है, थोड़ी हिम्मत दिखाइए। आपने न्यूक्लियर डील पर तो अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया जो गलत था, थोड़ी हिम्मत भ्रष्टाचार दूर करने के लिए लोकपाल बिल पे भी दिखाइए। बिल्कुल ठीक बात है। और फिर इन्होंने पूछा है कि आज जो हमारे देश में कानून बनाने की प्रक्रिया है, क्या आपको नहीं लगता कि केवल संसद ही कानून बना दे बिना जनता से पूछे? ये बात ठीक नहीं है। जनतंत्र ये नहीं हो सकता। प्रजासत्ता की अन्ना बात, प्रजासत्ता जो है वो ये है कि जनता से पूछ के कानून बनाए जाएं। तो इसमें प्रधानमंत्री का क्या कहना है? और अंत में कि जो आज जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, बड़े बड़े छोटे छोटे किसानों से ज़मीनें छीन के बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बिल्डरों को, प्रॉपर्टी डीलर्स को ज़मीनें दी जा रही हैं, गरीब किसानों की उपजाऊ भूमि छीन छीन के दी जा रही है। तो क्या इनको ये नहीं लगता कि ज़मीन तब तक नहीं लेनी चाहिए किसान से जब तक उस गांव की ग्राम सभा ना कह दे? निर्णय लेने में उनकी ग्राम सभा का मतलब उस गांव की पंचायत नहीं होता। ग्राम सभा, पंचायत तो भ्रष्ट हो गई हैं। ग्राम सभा का मतलब उस गांव के सारे लोगों की खुली बैठक। पंचायतों से तो पूछ लिया जाएगा, पंचायत में तो सरपंच को रिश्वत देगा और कोई भी फैसले लिवा लेगा। बिल्कुल। लेकिन जब ग्राम सभा से गांव के तमाम लोगों की बैठक होगी और पूरे सारे लोगों की खुली बैठक जो है उसको ग्राम सभा कहते हैं। हाँ। तो अन्ना का ये कहना है कि कानून बनाने के पहले भी ग्राम सभा से पूछना चाहिए। संसद में कानून, विधानसभा में कानून के पहले ग्राम सभा से पूछना चाहिए। और दूसरा ये कि जमीन किसी गांव की लेने के पहले जो अफेक्टेड गांव हैं उनकी ग्राम सभाओं से पूछना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री को उन्होंने राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि ये सरकार तो केवल आप ही की सुनती है। हम लोग, पूरा देश सड़कों के ऊपर उतर के आया, सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। सारी संसद ने कहा कि सिटीजन चार्टर को निचली नौकरशाही को इसमें डालो, सरकार ने संसद की बात भी नहीं सुनी। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दो और सरकार ने तुरंत मान ली। पूरी मशीनरी लग गई इसको। तो अन्ना जी का ये कहना है कि ऐसा लगता है ये सरकार केवल आप ही की बात सुनती है, तो आप ही ये बातें सरकार के सामने रख दीजिए कि भाई सीबीआई को, जो कि सरकारी भ्रष्टाचार की तहकीकात करती है, उसको सरकार के कंट्रोल में कैसे रहना चाहिए। अब चिदम्बरम साहब के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और सीबीआई सीधे उनके अंडर में आती है, तो वो सीबीआई अपने बॉस के खिलाफ जांच कैसे करेगी? तो उन्होंने राहुल गांधी जी से कहा है कि आप ये तो बताइए कि सीबीआई को आप स्वतंत्र करने में इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं? आप क्यों नहीं? कलमाडी का रिलीज होना अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी जैसे कलमाडी रिलीज हुए, तो कलमाडी कैसे रिलीज हो गए? अगर जन लोकपाल बिल होता तो जन लोकपाल बिल के मुताबिक, अब कॉमनवेल्थ खेलों को हुए 1.25 साल हो गया, जन लोकपाल बिल के मुताबिक 6 महीने से 1 साल के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए थी। अभी तक जांचें चली रही हैं। इतने दिन में तो मुकदमा भी पूरा हो गया अगले, और उसी कानून के मतलब 1 साल के अंदर मुकदमा पूरा होना चाहिए था। आप ये देखेंगे कि ये सारे छूट जाएंगे, किसी को जेल नहीं होने वाली, किसी की संपत्ति जब्त नहीं होने वाली, और ये हमारे देश के साथ एक और धोखा होगा। और इसका कहीं ना कहीं मूल कारण ये है कि जो सीबीआई है वो उसी सरकार के दायरे में आ रही है जिसके लोगों ने कॉमनवेल्थ भ्रष्टाचार किया था। इसमें यह भी सुनने में आया कि जब कलमाडी की बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में आई तो कोर्ट ने सीबीआई के वकील से पूछा कि कलमाडी को क्यों ना बेल दी जाए, और सीबीआई का वकील चुप हो गया। तो इसका मतलब सीबीआई को ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले थे। कांग्रेस की सरकार है, कलमाडी कांग्रेस के सांसद हैं, तो ऊपर से निर्देश थे शायद सीबीआई को भी कलमाडी को बाहर निकालना है, तो कलमाडी बाहर निकल आए। कोर्ट में सीबीआई का काम भ्रष्टाचारियों को पकड़ना नहीं है, भ्रष्टाचारियों को छुड़वाना है, इसलिए सीबीआई इस्तेमाल हो रही है। तो राहुल गांधी जी की चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि आप ये बताइए कि सीबीआई को आप क्यों नहीं स्वतंत्र करना चाहते। उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि सिटीजन चार्टर के लिए आप क्यों नहीं अच्छा कानून बनाना चाहते। एक आम आदमी आज भ्रष्टाचार से, महंगाई से त्रस्त है, जब वो दफ्तर में काम कराने जाता है तो आप सिटीजन चार्टर बनाओ कि किस आदमी का काम कितने टाइम में होगा। उतने टाइम में काम नहीं हो तो उस अधिकारी को दंड मिलना चाहिए, उसकी तनख्वाह कटनी चाहिए, जो कि इस आदमी को मुआवजे के रूप में मिले। क्यों नहीं आप ऐसा कानून बनाना चाहते?
तीसरा इन्होंने लिखा है कि आप कह रहे हो अपनी सभाओं में जा जाके हम सशक्त लोकपाल ला रहे हैं, हम सशक्त लोकपाल। अन्ना ने कहा ये गलत बोल रहे हो, आप सशक्त लोकपाल नहीं ला रहे। ये जो लोकपाल है जो आप लेके आए हो, अन्ना ने राहुल गांधी से भी पूछा है कि दिल पे हाथ रख के सच सच बताइए, क्या वाकई सरकारी लोकपाल बिल इसको आप सशक्त मानते हैं या चुनावों में जनता से झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा है कि उत्तराखंड सरकार एक बहुत अच्छा लोकायुक्त लाई है, आप ऐसा लोकायुक्त क्यों नहीं ला सकते। फिर उन्होंने पूछा है कि क्या हमारे देश में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो ठीक है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री से जनता की भागीदारी कैसे हो, जनता की भागीदारी होनी चाहिए। अजीब चीज़ ये है अरविंद कि सारे मुद्दे जनता के आज से जुड़े हुए मुद्दे, देश के आज और कल को तय करने वाले मुद्दे, और इनका कहीं किसी चुनावी घोषणा पत्र में, किसी चुनावी भाषण कोई पार्टी इनकी बात नहीं करती, कोई जिक्र नहीं, भाषणों में भी जिक्र नहीं आ रहा है। हाँ, कोई पार्टी वो बस कहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, इसको रिजर्वेशन देंगे। अरे जिसको भी रिजर्वेशन दोगे आप, वो जब नौकरी लेने जाएगा तो उससे तो रिश्वत मांगेंगे वो लोग, तो उसकी रिश्वत आप या तो कहो भी रिश्वतखोरी में भी रिजर्वेशन कर देंगे। अब मुसलमानों से रिश्वत नहीं लेंगे, क्रिश्चियन से रिश्वत नहीं लेंगे, तो वो रिश्वत से कैसे छुटकारा दिलाओगे लोगों को, महंगाई से कैसे। या तो ये कहो भाई महंगाई केवल हिंदुओं के लिए होगी, महंगाई केवल अब इनके लिए, क्रिश्चियंस और मुसलमानों के लिए महंगाई नहीं होगी, या तो ऐसा कानून बना दो। महंगाई और भ्रष्टाचार से आम आदमी पीड़ित है, उसके लिए कोई पार्टी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि एक आम आदमी जब महंगाई से जूझता है, जब अपने पैसे देता है, वो सारा पैसा इन नेताओं तक पहुंचता है। तो हर आदमी का खून चूसते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हर आदमी का खून चूस के ये लोग लूटते हैं उसको, और कहने के लिए हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे। एक मुसलमान जब अपना पासपोर्ट बनवाता है, वो अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है, तो उससे भी रिश्वत मांगी जा रही है, उसमें उससे रिश्वत से छुटकारा मिले उसकी बात नहीं कर रहे। ये प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की चिट्ठी थी, दोनों के अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इन चिट्ठियों को लिखे हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। नितिन गडकरी जी को भी चिट्ठी लिखी है, बीजेपी अध्यक्ष को, उनसे ये पूछा है कि आप ये बताइए कि संसद में, लोकसभा में जब ये बिल प्रस्तुत किया गया तो सुषमा स्वराज जी ने सीबीआई को स्वतंत्र करने की बात कही अपने भाषण में, लेकिन जो सुषमा स्वराज जी ने संशोधन प्रस्तुत किए उनमें ये नहीं था। हाँ। तो ये कैसे हो गया, लेकिन राज्यसभा में था बीजेपी के संशोधनों में। दूसरी बात उन्होंने रखी है कि जो लोकायुक्त खंडूरी जी बीजेपी के हैं, उत्तराखंड में पास किया है, वो बहुत बढ़िया कानून है, वो तो एक अच्छा कानून वो अच्छा कानून है। तो क्या भाजपा खंडूरी जी के बिल से सहमत है? अगर सहमत है तो उसको बाकी सारे भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं लागू कर देते? और दूसरा ये कि अगर ये लोग चुन के आए इन 5 राज्यों में, तो क्या खंडूरी जी वाला लोकायुक्त इन 5 राज्यों में लेके आएंगे? मतलब बीजेपी बहुत सारे वादे कर रही है। हाँ। तो लोकायुक्त को लेके बीजेपी का वादा क्या है और कैसा लोकायुक्त लाएंगे? क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये तो लिखा है कि हम सशक्त लोकपाल लाएंगे, सारे कह रहे हैं सशक्त लाएंगे, वो तो कांग्रेस भी कह रही है। भाई एक और बड़े मजे, सारी पार्टियां कह रही हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बहुमत समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो भ्रष्टाचार, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? और सारे कहते हैं कि हम सशक्त लोकपाल लाएंगे, ये सशक्त होता क्या है? ये किसी को समझ नहीं आ रहा सशक्त होता क्या है। एक जो मॉडल मौजूद है उत्तराखंड में, उसकी बात कोई नहीं कर रहा, उसके बात कोई नहीं कर रहा, उसका नाम नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं करना चाहता। तो ये सवाल उन्होंने उठाया बीजेपी, ये सारे। और इनसे ये भी पूछा है कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है और जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, क्या उसमें ग्राम सभाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए? यही सवाल इन्होंने मायावती जी से और मायावती जी से पूछा है कि लोकसभा में जब ये कानून आया तो आपकी पार्टी वॉकआउट क्यों कर गई? पार्टी के सांसद बाहर चले गए थे। पार्टी के सांसद बाहर चले गए, ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब जो सरकारी लोकपाल बिल था, जो कि बहुत खतरनाक कानून है, जो कि बहुत गलत कानून है, उस कानून को आप फायदा पहुंचाना चाहते थे वॉकआउट करके, इसीलिए आप वॉकआउट करके। और अगर वो लोग बाहर नहीं जाते तो लोकसभा में भी वो कानून पास नहीं हो पाता। हो सकता है कि वो गिर सकता था, अगर ये जो वॉकआउट करके गए वो ना वॉकआउट करते, लोकसभा में गिर जाता, लोकसभा में हो सकता है वो गिर जाता। दूसरा उन्होंने पूछा कि अगर आपकी पार्टी वापस उत्तर प्रदेश में सरकार में आती है तो क्या आप उत्तराखंड जैसा लोकायुक्त कानून उत्तर प्रदेश में लाएंगे? बिल्कुल। मुलायम सिंह जी से उन्होंने चिट्ठी लिख के पूछा है कि एक तो ये कि ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावों के बाद आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। अगर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे तो क्या सीबीआई के मामले जो मुलायम सिंह जी के खिलाफ चल रहे हैं वो रफा दफा कर दिए जाएंगे? क्या वो एक डील का हिस्सा होगा? दूसरा, आपकी समाजवादी विचारधारा है,
कांग्रेस की तो है या नहीं है, कांग्रेस का तो पता नहीं। पर आप तो कहते हो आप समाजवादी पार्टी हैं। आप तो समाजवादी है, तो आप अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे तो पहले ही बताओ जनता को, ताकि जनता को पता रहे आपको वोट देना है कि कांग्रेस को वोट देना है, अगर पता हो कि दोनों एक साथ ही हैं। तीसरी चीज उन्होंने ये कही है कि अगर आप भी जीत के आए उत्तर प्रदेश में, तो क्या आप उत्तराखंड के जैसा लोकायुक्त उत्तर प्रदेश में कानून बनाएंगे, और फिर वही भूमि अधिग्रहण और कानून बनाने की प्रक्रिया। तो अरविंद, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि बाकी लोगों का जवाब नहीं आया। बाकी तो किसी का जवाब ही नहीं है। समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है अन्ना जी को, अन्ना जी के नाम, लेकिन समाजवादी पार्टी से या बाकी पार्टियों से जो सवाल उठाए गए, समाजवादी पार्टी की चिट्ठी में जो अन्ना जी ने सवाल उठाए थे, उनका जवाब इन्होंने नहीं दिया उसमें। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कुछ तर्क और कुतर्क से कुछ जवाब लिखा है, 3 पेज का ये जवाब है। और इसमें जो मुख्य रूप से इन्होंने लिखा है कि एक तरह से तोहमत लगाई है कि इन सवालों को उठाते समय आपके और आपकी महज 5 सदस्यीय टीम के मन में ये सवाल क्यों नहीं आया कि आप किस हैसियत से ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, वो ये पूछ रहे हैं कि हम होते कौन है, ये सवाल हम होते कौन है। हाँ, ये बात उठा रहे हैं। और उन्होंने साथ में लिखा है, ये रामगोपाल यादव जी की चिट्ठी है जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक राजनीतिक दल की हैसियत से समाजवादी पार्टी देश की जनता के प्रति जवाबदेह है, ना कि किन्हीं 5 लोगों की ओर से गढ़े गए स्वयंभू संगठन या फिर उसमें शामिल ऐसे लोगों के प्रति जिनके खुद के चाल चरित्र पूरी तरह से बेदाग नहीं है। तो एक तरह से मूल मुद्दों पे बात नहीं की उन्होंने, यहाँ आके उन्होंने फोकस करने की वो ये कह रहे हैं कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। तो ये 5 लोग भी तो जनता के ही लोग हैं। बिल्कुल। आप अन्ना हजारे की चिट्ठी का जवाब नहीं देना चाहते, आप प्रशांत भूषण की, किरण बेदी की चिट्ठी का जवाब नहीं देना चाहते, एक आम आदमी की चिट्ठी का आप कैसे जवाब देंगे? आप जब कहते हो कि ये 5 आदमी जो हैं, हम आपका जवाब नहीं देते, हम तो जनता के प्रति जवाब, तो ये भी तो जनता के लोग हैं, ये जनता के में से कुछ लोग, जाने माने लोग हैं। तो अगर आप इनके जवाब, चिट्ठी के जवाब नहीं देते, तो आप जनता का क्या जवाब दोगे? एक ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बहुत अहम मुद्दे उठाए थे, आप वो मुद्दे नहीं उठा रहे, उन मुद्दों पे कोई जवाब नहीं, उन मुद्दों पे कोई जवाब नहीं, बात नहीं कर रहे, और आप ये उन मुद्दों को भटकाने की बात कर रहे हो। तो ये मूल रूप से देखो तो उत्तर प्रदेश में जहां ये अभी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, यहाँ लाखों लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं पिछले 1 साल से, और सबके यही सवाल हैं। बिल्कुल। बात हमारे ही सवाल थोड़ी है कि ये 5 लोगों ने सवाल पूछे हैं। इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है चिट्ठी में लास्ट में, विनम्र निवेदन है कि महज आशंकाओं के आधार पर कुतर्कों और गैर जरूरी राजनीतिक उपदेशों के जरिए हम पर संदेह ना करें। तो ये अब इनको ये सवाल और जो अन्ना जी ने बात उठाई है, ये सब इनको उपदेश लग रहा है, इनको कुतर्क लग रहे हैं सारे के सारे। चुनाव में मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। तो अरविंद, अभी वैसे मुद्दे बहुत सारे हैं, वोटिंग करने वाले लोग पूछ रहे हैं कि मैं वोट करने क्यों जाऊं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, पर क्योंकि इसमें अभी समय कम है तो एक छोटे से मुद्दे पे और चर्चा हमें करनी चाहिए। कई सारे साथी ये जानना चाह रहे हैं जो चर्चा समूह कर रहे हैं कि भाई इन चर्चा समूहों की बैठकों का आयोजन कैसे हो, और जो आयोजक है उसकी भूमिका इसमें क्या हो। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये चर्चा समूह जितने चल रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे देश में हों, तो आप अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को कहिए कि ये चर्चा समूह के बारे में जानें। वो कैसे जानें? तो एक हमने टेलीफोन नंबर किया है, उसके ऊपर ऑटोमेटिक आवाज़ रिकॉर्डिंग कर दी है, उस नंबर को आप नोट कर लीजिए। वो नंबर है 09212123212। ये नीचे भी चल रहा है, ये नंबर है 9212123212। इस नंबर पे कोई भी फ़ोन करेगा तो ऑटोमेटिक एक आवाज़ आती है 5 मिनट तक, जो आपको बताती है कि ये चर्चा समूह क्या है और इसका आयोजन कैसे किया जा सकता है। तो आप इस नंबर का खूब प्रचार कीजिए और जनता से कहिए कि वो इसको सुने और अपने अपने इलाके में खुद ही चर्चा समूह शुरू कर सकते हैं, इसकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। दूसरा, जो लोग चर्चा समूह कर रहे हैं वो लोग इस फिल्म को ज़रूर दिखाना चालू करें। अभी तक पैम्फलेट पढ़े जा रहे हैं लेकिन फिल्म नहीं दिखाई जा रही है। जो हमारी बातचीत है, इससे के जरिए काफ़ी प्रश्नों के लोगों को जवाब मिलते हैं। पैम्फलेट दिखाना बढ़ना भी जरूरी है, लेकिन कई बार बातचीत को, ये जो बातचीत की हमारी रिकॉर्डिंग है, इसको जरूर दिखाएं, क्योंकि इस बातचीत से कई सवाल ऐसे हैं जिनके सीधे सीधे जवाब आपको मिलते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है indiaagainstcorruption.org। उस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो इस फिल्म को आप डाउनलोड करके इसकी सीडी भी बना सकते हैं, आप इस फिल्म को लाइव भी चला सकते हैं। लेकिन अगर एक दिन पहले आप डाउनलोड करके इसकी सीडी बना लें तो कई बार इंटरनेट का कनेक्शन काम नहीं करता, तो ये आप चला के दिखा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप फिल्म नहीं दिखा सकते, तो इसी वेबसाइट पे इसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। आप उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर लीजिए और उस ऑडियो को चला दीजिए ऑडियो सीडी में, तो आपको बातचीत जो है वो सुनाई दे जाएगी। तो ये सुनाना या दिखाना पैम्फलेट पढ़ने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़,
आप लोग जब ये चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को, या आप चाहते हैं कि आप हम अगले एपिसोड में कुछ और बातचीत करें, तो आप उनको हम तक क्वेश्चंस को जरूर पहुंचाइए। और उनको पहुंचाने का तरीका है कि आप हमें हेल्पलाइन पे, हमारी हेल्पलाइन है 9718-500-606, 9718-500-606। इस पे फोन करके या हमें ईमेल करके indiaagainstcorruption.2010@gmail.com आप हमें अपने क्वेश्चंस, अपने सुझाव, ये आपको कैसी लगी चर्चा, आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले जरूरी तो ये, आप इस बार के डिस्कशन फोरम में ये भी जरूर चर्चा कीजिए कि इन चर्चा समूहों का कुछ फायदा भी है कि नहीं है, इनको आगे चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, अगर चलाना चाहिए तो क्या क्या बदलाव करने चाहिए। ये हमारा और आपका एक साथ आंदोलन है, और इस आंदोलन का ये हिस्सा है बहुत बड़ा ये चर्चा समूह, क्योंकि इन चर्चा समूहों के जरिए इस देश में हम एक वैचारिक क्रांति लाने का सपना देख रहे हैं। तो इनको हमें बहुत सशक्त बनाना, इन चर्चा समूहों को। तो इस बार आप चर्चा समूहों की चर्चा में ये भी जरूर डिस्कस कीजिएगा कि इन चर्चा समूहों को और सशक्त कैसे बनाया और ये जो सवाल पूछना है हेल्पलाइन पे फ़ोन करके, ज़रूरी नहीं है कि कोई आयोजक ही सारे सवाल इकट्ठा करके पूछे। चर्चा समूह में शामिल कोई भी आदमी इन नंबरों पे सवाल कर सकता है। नंबर आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। बिल्कुल।